हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 5 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैप के माध्यम से बताया जाता है, तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखा करिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, भारत दुनिया में मोबाइल विनिर्माण करने में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो अभी ये लोकसभा में बताया गया है मंत्री द्वारा। तो ये पूछ रहा है भारत दुनिया में मोबाइल विनिर्माण में मैन्युफैक्चरिंग में किस स्थान पे पहुंच गया है। तो विकल्प में है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा भारत दुनिया में मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। चीन के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं मोबाइल का विनिर्माण हो रहा है तो भारत में हो रहा है, तो ये ध्यान रखना आपको। देखिएगा अश्विनी वैष्णव इनके द्वारा जो है बताया गया है कि भारत दुनिया में दूसरे स्थान पे हो गया है मोबाइल विनिर्माण में। तो भारत वर्तमान में मोबाइल विनिर्माण में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जहां आज लगभग 300 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयां जो है यूनिट्स संचालित है, वो कार्य कर रही है। तो ये आपका महत्वपूर्ण डाटा हो जाता है कि विनिर्माण क्षेत्र में मोबाइल के विनिर्माण में भारत दूसरे स्थान में पहुंच गया पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्ट डी वेबर। क्या वार्ट डी वेबर ये किस देश के प्रधानमंत्री जो है बने हैं, इनको आपको बताना है। तो विकल्प में है हंगरी, बेल्जियम, केन्या, न्यूजीलैंड। सही उत्तर आपका रहेगा वार्ट डी वेबर जो है बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बेल्जियम जो न्यूज में है तो बेल्जियम ये है आपका, देखिएगा लोकेशन उसका देखा करिएगा, जिससे ये चीजें आपको कम से कम मैप में भी आपको देख पाए कि हाँ ये कहाँ है ये देश। जैसे कोई देश न्यूज में रहता है तो उसकी राजधानी पूछ सकता है, ये कम से कम उनको देखे रहेंगे तो उसके आसपास कौन सी देश है वो देख सकते हैं। तो ये देखेंगे उत्तरी सागर जो है नॉर्थ सी उससे सीमा साझा कर रहा है बेल्जियम। और यहाँ हो गया फ्रांस, यहाँ हो गया आपका नीदरलैंड, ये जर्मनी। तो ये सब इसके आसपास देश हैं, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। तो ये भी आपको ध्यान होगा, कई बार आप इसको देखे होंगे जरूर। तो ये आपका जो है दूसरा मैप है, ये आपका राजनीतिक मैप है, तो ध्यान रखना है। ये देखिएगा इनका इमेज है, बेल्जियम के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है। अगला है चर्चा में रहा कोलोरी झील। आप जरूर पढ़े होंगे इसको। कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है जो अभी न्यूज में देखा गया है। तो विकल्प में है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर आपका रहेगा आंध्र प्रदेश में यह स्थित है कोलोरू झील। क्या होता है आजकल आज के समय में देख रहे हैं करंट अफेयर्स का वैल्यू किस तरह से बढ़ा। जो चीज न्यूज में रहता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत हो गया, कोई पहाड़ी हो गया, कोई नदी हो गया, कोई झील हो गया, कोई देश हो गया, तो आपको लगता है कि वो जो है भूगोल से क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन करंट में कहीं ना कहीं वो न्यूज में रहता है, तब वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस करंट अफेयर्स पढ़ने का यही आपका फायदा है। कोई चीज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कहीं न्यूज में है, कहीं कोई खुदाई हुआ, तो उस सबसे क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए जो है इस सब मॉडल में जो क्वेश्चन, जैसे कोई झील न्यूज में है, कोई पहाड़ी न्यूज में है, तो उसको आप ध्यान से देखा करिएगा। आप देखेंगे आने वाले एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूरा बनने की संभावना रहेगी। तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, इसको ध्यान रखना है कोल्लेरू झील। अब क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि एक अधिकरण है, एक प्राधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की दक्षिणी क्षेत्रीय पीठ है। और इसके जो है एनजीटी के 4 क्षेत्रीय पीठ हैं, उसमें से एक दक्षिणी है चेन्नई में। एनजीटी का एक पीठ है, खंडपीठ है, कहाँ, चेन्नई में। तो दक्षिणी क्षेत्रीय खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार को कोलेरू आर्द्रभूमि क्षेत्र में, इसको आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, मीठे पानी का झील है, ये भी ध्यान रखना है। 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर आगे बढ़ने से रोक लगा दिया है। तो ये ध्यान रखना है 2010 में ये जो है पर्यावरण संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया था। एनजीटी जो है यही सब मामले देखता है, तो ध्यान रखना है। कोल्लेरू झील के बारे में थोड़ा देखिएगा। ये पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश में स्थित एक बड़ी प्राकृतिक उथली मीठे पानी की झील है। ये आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ये मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है। देखिएगा अभी आपको मैप में जब दिखाएंगे तो ये आपका जो देखेंगे कोस्ट पर स्थित झील है, कहाँ, तट पर स्थित झील है। तो उससे ये लगेगा कि ये जो है खारे पानी की झील हो सकती है, क्योंकि जो है अगर समुद्र किनारे कोई झील स्थित है तो निश्चित रूप से ज्यादा संभावना है कि वो खारे पानी की होगी। लेकिन ये जो है आपका मीठे पानी की झील है, जो देखेंगे कृष्णा नदी और गोदावरी नदी डेल्टा के बीच में स्थित है। अभी आपको लोकेशन में दिखा देता हूं, जिससे आप जो है उसको
लंबे समय तक याद रखेंगे। यह झील जो है उप्पू तेरू नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे इस झील में अगर पानी ज्यादा हो गया तो कहा जाती है, और झील के माध्यम से, ये उप्पू तेरू नदी के माध्यम से झील से पानी कहाँ चला जाता है, नदी में चला जाता है, उस सॉरी समुद्र में चला जाता है नदी के माध्यम से। और कभी कभी ये होता है समुद्र से पानी जो है इसी नदी के माध्यम से खारे पानी का जो है आवागमन हो जाता है, कहाँ, इस झील में, कोल्लूरू झील में। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपसे। देखिएगा आप एनजीटी के बारे में आपको बता रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एनजीटी कहते हैं। कब स्थापना हुआ आपको हम बता दिए, 2010 में इसका स्थापना किया गया था भारत सरकार द्वारा। दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो ये स्थापित किए गए हैं, भारत के सिवाय केवल 2 देश हैं। उसमें से कौन कौन से 2 देश हैं? एक आपका है न्यूजीलैंड, एक है आपका न्यूजीलैंड, देखिएगा डिलीट हो गया, न्यूजीलैंड, और एक आपका है ऑस्ट्रेलिया। यही 2 देश हैं जिसके पास जो है एनजीटी जैसा प्राधिकरण है जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देखते हैं। और उसके बाद से अपना देश भारत है, प्यारा देश भारत, जब इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में। ये क्वेश्चन आपका कईयों बार में तो पूछा जा चुका है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 2010 में, उसके तहत इसकी स्थापना किया गया था, यानी ये एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, यानी सांविधिक निकाय है। 2010 में स्थापना हुआ, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ये आपको हम स्थापना बता ही दिए थे। अब इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, इस कार्यालय का नाम पूछा जा चुका है। ये क्षेत्रीय कार्यालय इसके कहाँ कहाँ स्थित है, एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कहाँ कहाँ इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, रीजनल ऑफिस स्थित है। तो आप मध्य प्रदेश के भोपाल में है, महाराष्ट्र के पुणे में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और मुख्य ऑफिस कहाँ है इसका, दिल्ली में है, नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरमैन देखेंगे तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके चेयरमैन हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को जो है ध्यान देने के लिए, उस पर जो है सुनवाई करने के लिए लाया गया था। इसी कारण से जितने भी पर्यावरण संबंधित जो है एक्ट आए थे, जो भविष्य में, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया जो आया था, उस सबसे जो है जो पर्यावरण से संबंधित एक्ट है, उससे ये पावर लेकर के स्थापित किया गया था 2010 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अब इससे किससे पावर लेता है, ये किससे पावर लेकर के ये बना है, ये क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा चुका है। वाटर एक्ट, जल अधिनियम कब आया था, 1974 में। वाटर सेस एक्ट 1977 में आया था। उसके बाद इससे पावर लेता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी के तहत ये गठित हुआ था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम, एयर एक्ट जो है 1981 में। क्वेश्चन आपका देखेंगे तो कई जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एयर एक्ट कब आया था, किस सन में आया था। तो ये आपका कब आया था, 1981 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में, 1986 में, जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में। उसके बाद से पर्यावरण से संबंधित कुछ घटनाएं ऐसी घटने लगी थी कि लगा कि ऐसा कोई अधिनियम लाना जरूरी है, तो वही ये अधिनियम आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। इससे भी पावर लेता है। पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, उससे जो 1991 में आया था, उससे भी ये पावर लेता है। और देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, जैव विविधता अधिनियम, इससे जो है 2002 में जो आया था, इससे भी पावर लेता है। ये कई सारे क्वेश्चन में आपका यही अधिनियम ही पूछा जा चुका है। दूसरे नंबर कि ये आपसे मिलाने लिए दे दीजिएगा, मान लीजिए एयर एक्ट आ गया तो ये कहेगा 1900 जो है 75 में आया था, लेकिन अभी क्या पता एयर एक्ट कब आया था, 1981 में आया था। तो इस तरह से एक्ट भी महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर इससे ये पावर लेता है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये आप सबको इस सब के बारे में पूरा डिटेल जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ना हमको पता है ना आपको पता है, लेकिन ये हमेशा न्यूज में रहता है। आप देखेंगे हर हफ्ते जो है इससे कहीं ना कहीं न्यूज आता है, किसी नदी को लेकर के जो है, मान लीजिए उसका प्रवाह जो है रोका जा रहा था, तो उससे आदेश दिया जाता है कि इस नदी के प्रवाह को जो है बहाल किया जाए, या कोई विकास कार्य होता किसी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो उसको रोक दिया जाता है। तो ये हमेशा न्यूज में आपका रहता है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी होता है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका। देखिएगा अभी आपको कोलोरू लेक आपको हम बता देते हैं। ये आपका क्या है, आंध्र प्रदेश, आपको पता है ना आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ देखेंगे तो ये इसके तट पर ही लगभग स्थित है कोलोरू लेक। तो दूसरे नंबर देखेंगे कि कृष्णा नदी आपका है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपका गोदावरी नदी है।
जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, गिरती है। ये आपका कोल्लूरू झील है, इसके दोनों के बीच में, अभी आपसे बताया ना कि कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में ये स्थित झील है। तो ध्यान रखना, इसमें जो नदी जाती है, ये नदी जो है इसके माध्यम से यहाँ सागर में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान रखना है। ये मैप से दिखाने के बाद, मैप से इसीलिए दिखाया जाता है कि ये ज्यादा चीजें आपकी विजुअलिटी क्लियर अगर रहेगी तो आप देख भी लेंगे, उसके बाद सुन भी लेंगे, तो आप लंबे समय तक याद कर लेंगे। अगला है, देखिएगा, अमेरिका में फैल रहा हेनिपा वायरस की प्राकृतिक मेजबान नेचुरल होस्ट जो है कौन सी प्रजाति है? ये आपको बताना है। ये अभी न्यूज में रहा है क्योंकि हेनिपा वायरस वहां जो है फैल रहा है, तो खतरा वहां मंडराने लगा है कि इसका बड़े स्तर पे फैलाव होगा। तो ये जो है कौन सा इसका किसके कारण से होता है, प्राकृतिक होस्ट कौन सा है, नेचुरल होस्ट कौन सा है? तो विकल्प है जंगली सुअर, फल, चमगादड़, मच्छर, डेंड्रोन। सही उत्तर आपका रहेगा फ्रूट्स। ये फल चमगादड़ जो है फ्रूट्स बैट्स है, इसके होस्ट है, तो इसके कारण से ये जो है हेनिपा वायरस फैल रहा है। अभी अभी क्या आप जो है पिछले 2-3-4 सालों से नीफा वायरस के बारे में जान रहे होंगे, जो अपने इंडिया में केरल में खास करके जो है, केरल कर्नाटक इस सब क्षेत्रों में जो है ज्यादा न्यूज में रहता है। हमेशा नीफा वायरस के बारे में आप सुनते होंगे। तो उस तरह से कुछ संबंधित बीमारी है जो चमगादड़ से होता है। वो भी चमगादड़ भी जो है, यहाँ वाला भी नीफा वायरस भी चमगादड़ फल जो खाते हैं, उसी फल को मानव द्वारा अगर वो कंज्यूम कर लिया जाता तो उससे ये नीफा वायरस हो रहा था। उसी तरह से कुछ ये भी है थोड़ा सा, मतलब तो डिटेल्स में थोड़ा देख लेना जरूरी हो जाता है। तो ये फल चमगादड़ यानी फ्रूट्स बैट से जो है फैल रहा है। कैंप हिल वायरस के नाम से भी जाना जा रहा है। तो नीफा से संबंधित एक हेनिपा वायरस है, उत्तरी अमेरिका में पाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे प्रकोप की चिंता जो है बढ़ गई है, ये और फैलने की जो है खतरा है। आप देखते होंगे पिछले कुछ समय में कुछ जो है ये वायरस वगैरह ज्यादा फैलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मानव का हैबिट वैसे हो गया है, ऐसे ऐसे चीजें जो है वो करने लगा है, जिससे ये सब चीजें जो है प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है। अब हेनिपा वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये माइक्सलोविरिडी परिवार से जो है संबंधित जूनोटिक होता है, जूनोटिक। अब इसका मतलब क्या होता है अभी आपको बता देते हैं। ये जेनेटिक नहीं, जूनोटिक होता है। आरएनए वायरस है। तब जूनोटिक मतलब क्या होता है? जूनोटिक मतलब होता है जो जानवर से मानव में फैल सकता है, उसे जूनोटिक बीमारी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जूनोटिक डिजीज किसे कहते हैं? जो जानवरों से मानव में फैल सकता है। तो ये ऐसा ही बीमारी, क्योंकि अभी आपसे बताया ना, ये फल चमगादड़ से मानव में फैल रहा है, या एक सिर्फ मानव में ही नहीं, स्तनधारियों में भी फैल सकता है। तो इसीलिए जो है इसे जूनोटिक बीमारी कहा जाता है, जूनोटिक। आरएनए वायरस है, ये आपको ध्यान रखना। यह वायरस मनुष्य सहित स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है, जिससे गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी और इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। अगर इसके जो है देखेंगे तो संक्रमित जानवरों, दूषित भोजन या पानी और मानव से मानव संपर्क के माध्यम से यह संक्रमण होता है। अगर इसके लक्षण के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे तो ये देखिएगा, इसमें क्या होता है? बुखार हो जाता है, सर दर्द से लेकर के गंभीर इंसेफ्लाइटिस, दौरे पड़ सकते हैं और कोमा में आदमी जा सकता है। ये सब इसके लक्षण हैं, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। कहाँ फैल रहा है? तो नॉर्थ अमेरिका में फैल रहा है। ये देखिएगा हेनिपा वायरस, ये जहां किससे हो रहा है? चमगादड़ से हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत किस देश के साथ जो है इक्विबेरियन अभ्यास, एक्सरसाइज इक्विबेरियन में, सॉरी देखिए इक्विबेरियन अभ्यास जो है इसमें भाग ले रहा है। तो आपको बताना है भारत किस देश के साथ जो है इस अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। विकल्प में है मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका, सेशल्स। तो आप बताइए कमेंट करके किस देश के साथ इस अभ्यास में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। सही उत्तर आपका रहेगा मालदीव। किसके साथ कर रहा है? मालदीव के साथ। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अभी ये अल्टरनेटिव क्रम में हो रहा है। कब से हो रहा है? 2009 से। इसका आपकी बार कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। अल्टरनेटिव क्रम मतलब क्या होता है? अगर एक बार यहां हुआ इंडिया में, तो अगली बार कहां होगा? मालदीव में होगा। अगली बार कहां होगा? मालदीव में। तो अब की बार कहां हो रहा है? 2025 में 13वां संस्करण, तो ये मालदीव में हो रहा है। ध्यान रखना है। उसके बाद ये 2 फरवरी से आपका स्टार्ट हो गया, 15 फरवरी तक एक्सरसाइज होगा। ये सब कुछ बातें महत्वपूर्ण थी, देख लीजिएगा और डिटेल्स का देख लीजिएगा।
आयोजन इसका माफिला फुसी मालदीव में 2 फरवरी से 15 फरवरी तक हो रहा था। 13वां संस्करण है, आपको हम बता दिए। उसके बाद देखेंगे अगर 12वां संस्करण 12th एडिशन अगर इसका देखेंगे तो उत्तराखंड में ये हुआ था, भारत के उत्तराखंड में। तो अल्टरनेटिव क्रम में वही बताया ना। अब अगली बार, अब की बार यहाँ अगर 13वां संस्करण मालदीव में हो रहा तो अगली बार ये कहाँ होगा, फिर इंडिया में होगा कहीं। तो ये एक्सरसाइज आपको ध्यान रखना। इक्विवेरिन यह जो है संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक अर्ध नगरीय क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाने के पर जो है केंद्रित होता है। जो नगरीय क्षेत्र में आतंकवाद होता है, टेररिज्म होता है, उसके विरोधी अभियानों को जो है अंजाम देने के लिए, चलाने के लिए यह एक्सरसाइज किया जाता है। कब से किया जा रहा है? 2009 से किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। मोहम्मद मुइज़ू यहाँ के जो है मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। इसकी राजधानी आपका माले होता है। ये आपका देखेंगे लोकेशन इसका ये है मालदीव का। मोहम्मद मुइज़ू है, इंडियन ओशन में स्थित देश है। तो ये इंडिया से देखेंगे लोकेशन तो इस तरह से कुछ इसका लोकेशन है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस देश के माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति लीगल पर्सन घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया? किसी माउंट को जो है या किसी नदी को जो है लीगल व्यक्ति घोषित कर दिया गया, लीगल पर्सन घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि वो अब एक पर्सनालिटी हो गया है। अगर वहां जो कोई अवैध गतिविधि होगा तो वो कोर्ट में जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि वहां खदान करेंगे, वहां की जमीनों को जो है इधर उधर बेचा जाएगा तो वो जो है मामला कोर्ट में जाएगा। कोई व्यक्ति जो है, कोई तीसरा व्यक्ति वहां जाकर के कोर्ट में उसका याचिका दायर कर सकता है। तो ध्यान रखना है। तो किस देश के माउंट तारानाकी को जो है लीगल पर्सन घोषित किया गया है, तो आपको बताना है। ये अभी जैसे आप यही कहे, आपसे बताएं पहले ही ना कि जैसे कोई माउंट अगर माउंटेन हो गया या कोई पहाड़ी हो गई, न्यूज में रहता तो उसी से पूछा जाता है। तो ये किस देश में स्थित है माउंट तारानाकी? तो आपका सही उत्तर आपका रहेगा न्यूजीलैंड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में डिटेल्स देखिएगा थोड़ा सा। न्यूजीलैंड में स्थित है माउंट तारानाकी, और इसको जो है तारानाकी मोंगा भी कहा जाता है। अभी आपको लोकेशन हम दिखा देते हैं, आप परेशान ना होइएगा। न्यूजीलैंड के माओरी में, सॉरी देखिएगा, न्यूजीलैंड का माओरी कम्युनिटी है। माओरी समुदाय के लिए यह पर्वत एक पूर्वज के रूप में पूजनीय है और इनकी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है। तो ये माओरी आपका जो है न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय के लिए यह एक पर्वत महत्वपूर्ण है। तो इसके पूर्वज के रूप में इसको जो जैसे भारत में होता है अपने पूर्वजों को जो है पूजा जाता है, तो उसी तरह से यहाँ ये पूर्वजों के लिए पूजनीय है और इनकी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा ये है। तो आपको ध्यान रखना है। और देखेंगे न्यूजीलैंड में 2 चीजों को जो है और लीगल पर्सन घोषित किया जा चुका है। जैसे आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड का जो है टे उरेवेरा, ये विशाल जंगल है एक वहां का, और 2014 में इसको जो है लीगल पर्सन घोषित किया जा चुका है। और देखेंगे बांगू नुई नदी, दिख रहा होगा आपको, बांगू नुई नदी है, 2017 में इसको लीगल पर्सन यानी कानूनी व्यक्ति घोषित किया जा चुका है या दर्जा दिया जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब न्यूजीलैंड कहाँ है ये आप देख लीजिए मैप में। ये देखिएगा आपका न्यूजीलैंड का मैप है। ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो उसके ऊपर में जो है ऐसे थोड़ा सा तिरछे में स्थित है। तो इसको न्यूजीलैंड का ये मैप है आपका, यहाँ ये पर्वत स्थित है। तो ध्यान रखना है ये आप भी जो जिसको घोषित किया गया है लीगल पर्सन। अगला है, भारत के किस राज्य में देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है, सॉरी किया जाएगा। अभी इसकी घोषणा कर दिया गया है। तो इसको कहाँ किया जाएगा? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। अब ब्रीडिंग सेंटर है तो आपको पता होगा प्रजनन से संबंधित वहां कार्य होगा। तो किस राज्य में इसको घोषित करने के लिए, बनाने के लिए घोषित किया गया है? विकल्प में है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। तो कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में इसको घोषित किया गया है बनाने के लिए। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश के रीवा जिला में जो है इसको बनाने के लिए घोषित किया गया है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देखना जरूरी है। तो देखिएगा, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, और ये भी क्या है, इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश के रीवा के गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। अभी मतलब रीवा जिला है और गोविंदगढ़ वहां का प्लेस है। वहां ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो होता है
उसके द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए। जिससे क्या होगा, जो व्हाइट टाइगर होते हैं उनकी जनसंख्या में को बढ़ोतरी मिलेगी, उनके संरक्षण को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो उद्देश्य यही है, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है सफेद बाघ, उनके संरक्षण को और प्रजनन को जो है बढ़ावा मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ किया गया है, मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना, जिला भी आपको ध्यान पूछे तो याद रखना। ये देखिएगा आपका व्हाइट टाइगर, इंडिया में एक ही है, ये व्हाइट टाइगर एक ही प्रजाति का। अगला है, भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आप जानते होंगे भारत सरकार जो है किसी भी धार्मिक स्थल में भी जो है उसके जो है अच्छाई के लिए काम करने के लिए जाना जाता है। मतलब भारत में यही होता है। आप संप्रभुता के बारे में कभी पॉलिटी वाले सेशन में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो है यहाँ जो है सरकार धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। तो ये सब अलग टॉपिक हो जाएगा हालांकि आपका। तो भारतीय हज यात्रियों के स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए जो केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है आपको बताना है। विकल्प में हज सपोर्ट ऐप, हज सुविधा ऐप, हज सहायता ऐप, हज स्वास्थ्य ऐप। सही उत्तर आपका रहेगा हज सुविधा ऐप। ये आपका लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, भारत सरकार द्वारा। किस लिए, हज यात्रा के लिए। हज यात्रा क्या होता है, जो मुस्लिम समुदाय होता है, वो जहां मुस्लिम धर्मगुरु थे उनका जो स्थापना, जहां जो उनका जन्म हुआ था और जहां वो अपना समय बिताए थे, मक्का और मदीना जो सऊदी अरब में स्थित है, वहां लोग जाते हैं, तो उसी को हज यात्रा कहा जाता है। तो हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने हज यात्रा के दौरान भारतीय तीर्थयात्रियों को, जो भारत से तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उनकी चिकित्सा सहायता के लिए और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए इस ऐप को, हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका नाम ही आपसे पूछा जा सकता है। ये आप देखेंगे तो आपका यहाँ है मक्का सऊदी अरब में, और यहाँ आपका मदीना है, शायद दिख रहा होगा। तो मक्का और मदीना जो है, मक्का और मदीना में लोग जो है जाते हैं हज यात्रा के लिए। अगला है टाटा स्टील चेस मास्टर्स, चेस मतलब शतरंज है, मास्टर 2025 का टाइटल्स खिताब किसने जीता है। तो आपको बताना है टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब किस पर्सनालिटी ने जीता है। विकल्प में है आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा आर प्रज्ञानंद ने जो है इसको जीता है। किसको हरा करके, डी गुकेश को हरा करके ये जीते हैं। अभी डी गुकेश के बारे में आप न्यूज देखिएगा, ये डी गुकेश के बारे में आप कई बार न्यूज देखे होंगे कि इन्होंने जो है 18 वर्ष की उम्र में जो है चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप बने थे अभी, जहां जो सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था। तो आर प्रज्ञानंद जो है विश्वनाथन आनंद के बाद यह टाइटल्स, यह खिताब जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना, दूसरे भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। किसके बाद बने हैं, तो विश्वनाथन आनंद के बाद। कौन बना है, आर प्रज्ञानंद। किसको हरा करके बने हैं, तो डी गुकेश को फाइनल में जो है सडन डेथ है। अब सडन डेथ क्या होता है, सडन मतलब तो ऐसे अचानक होता है, सडन डेथ ये क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो इस मुकाबले में हरा करके टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का टाइटल जीता है। अब इसका सडन डेथ मतलब होता है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये टर्म क्या है, सडन डेथ है, तो इसमें आर्मागेडन कहा जाता है। तो जब सडन डेथ के बारे में देखिएगा, ये चेस से संबंधित है, ये आपको टर्म याद रखना है। जब टूर्नामेंट में दो खिलाड़ियों की स्कोर बराबर होते हैं, तब दोनों खिलाड़ियों के बीच जो है ब्लिट्स गेम होता है। ब्लिट्स गेम भी जब, यदि यह भी टाई हो जाता है, ब्लिट्स गेम जब होता है दोनों के बीच, यह भी टाई हो जाता है, यह भी बराबर हो जाता है, तो सडन डेथ के आधार पर परिणाम घोषित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सडन डेथ यही होता है। तो ये देखिएगा टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2025 के बारे में, इसका आयोजन जो है नीदरलैंड में होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है किस देश में इसका आयोजन होता है। नाम तो टाटा के नाम से रखा गया, टाटा जबकि अपने यहाँ की कंपनी है। तो नीदरलैंड्स में क्यों होता है, क्योंकि नीदरलैंड्स में होता है, लेकिन टाटा कंपनी इसको स्पॉन्सर करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ये। पहले इसका नाम जो है 1938 में उसे स्थापित हुआ था, तो इसका नाम हुगो बेंस टूर्नामेंट था, लेकिन 2011 में जो है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट इसका नाम कर दिया गया। और इसमें जो विश्व के 4 टॉप ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1938 से आपको बताया ना हो रहा है इसका आयोजन। ये देखिएगा आपको आर प्रज्ञानंद है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखना है।
अगला है कौन सा राज्य गरिमा के साथ मरने का अधिकार, यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी। डिग्निटी मतलब गरिमा के साथ अगर आप मरना चाहते हैं तो उसको लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम मरना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है लेकिन आप झेल रहे हैं, कोई आपको जो है ऐसा कोई तकनीक नहीं है कि मतलब आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसके लिए कहा है कि अगर आप मरना चाहते हैं राइट टू डाई डिग्निटी, गरिमा के साथ मरना चाहते हैं, तो ये जो है कानून लागू किया जाएगा। तो विकल्प में कौन सा राज्य है आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक। यह सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री हैं। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। तो उन्होंने इसको जो है लागू किया है। आफ्टर दैट केरला, केरल के बाद जो है ऐसा लागू करने वाला ये दूसरा राज्य हो जाएगा। केरल ऐसा राज्य लागू कर चुका है। अगर इसको आप और डिटेल में देखेंगे तो गोवा हो गया और आपका महाराष्ट्र हो गया, एमएच, ये दोनों राज्य भी विचार कर रहे हैं ऐसा कानून लागू करने के लिए। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा। वैसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार जो है अभी आपको बता देते हैं। देखिए, कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का आदेश दिया है, जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जीने की इच्छा लिविंग बिल को लागू किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, लिविंग बिल वो पहले से आपको साइन करवा लिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। अगर मतलब आप किसी को पर्सनालिटी को जो अथॉराइज कर देंगे कि अगर ये कह देंगे तो हमको ये लाइफ सपोर्ट, मान लीजिए कोई जी रहा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, वो जो है आईसीयू में है, तो उसको जो है उसके घर वालों को या उसको जानने वाले को बता दिया जाएगा कि अगर वो कह देगा पर्सनालिटी जो बीमार है कि हमको ये ऐसा करना है, और इनको आदेश दिया जा रहा है कि अगर ये कह देंगे तो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना है, तो तब वो व्यक्ति जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा और वो जो है गरिमा के साथ अपना मरने का अधिकार का पालन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है 2023 में गरिमा के साथ मरने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना था। तो ये आपका जो है जीवन का अधिकार ये भी है, जो अनुच्छेद 21 मूल अधिकार का पार्ट है उसका इसको हिस्सा माना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्त, आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिएगा और चैनल को अपने मित्रों तक जो है भेज दीजिएगा। धन्यवाद।